हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से क्वेश्चन 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर सभी प्रकार से पूछा जाता है बच्चों। जैसे आ जाता है दर स्थिरांक की इकाई बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है ऑब्जेक्टिव में। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, दर स्थिरांक की इकाई। तो आज आप लोग सीख जाओगे। अभिक्रिया की अनुसंगता, आणविकता किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अनुसंगता और कोटि में अंतर, ये सब कुछ आज किस लेक्चर में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों अनुसंगता के बारे में। अणुओं की संख्या अनुसंगता है। आणविकता मतलब अणुओं की संख्या बच्चों, सिंपल है। कोई रासायनिक अभिक्रिया आप संपन्न करा रहे हो, जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों कि मेरे पास कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये मिलाकर बच्चों क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे यदि मैं कह दूं कि अणुसंख्यता कितनी है, अणुसंख्यता कितनी है, तो बोलोगे सर अभिक्रिया में जितने भी अणुओं की संख्या भाग ली गई है उसकी संख्या 2 है, इसलिए इसकी अणुसंख्यता 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अणुसंख्यता 2 हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि O3 है, O3 है, जब ये टूटता है प्यारे बच्चों तो O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो इसमें अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी बच्चों, अणुसंख्यता इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे कि सर इसकी अणुसंख्यता 1 हो जाएगी। अणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। यहां पर O3 जो आपका अणु, इसके अणु की संख्या बच्चों 1 है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तो उसमें जितने अणुओं की संख्या होगी वो आपकी अणुसंख्यता कहलाएगी। दर निर्धारक पद के आधार पर इसकी गणना करते हैं। दर निर्धारक का पद का मतलब जो मंद गति से संपन्न हो। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है, उसमें से जो पद सबसे मंद गति से संपन्न होता है उसी को बोलते हैं बच्चों दर निर्धारक पद। क्या बोलते हैं, दर निर्धारक पद। मतलब जो धीरे धीरे गति से संपन्न होगा, मतलब कोई भी अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है, उसमें से एक ऐसा पद जो सबसे धीरे गति से संपन्न होगा वो दर निर्धारक पद कहलाता है। देखिए जरा, दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं तथा आयनों की संख्या, ये बच्चों आयन है ना, अपनों नहीं, आयनों की संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए उसमें आरंभिक पद में प्रारंभ में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बच्चों क्या कहलाती है, तो आप लोग कह सकते हो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, तो क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। दोनों एक चीज है। कोटि अलग है बच्चों। कोटि का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करें। जैसा सबसे बड़ी एग्जांपल क्लास में लेते हैं कि क्लास में 20 बच्चे आते हैं, 20 बच्चे आते हैं तो उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो 12th क्लास में एग्जाम देने वाले हैं, सबके सब बाकी तो 11 बढ़ाने के लिए आते हैं। तो जो 5 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और 12th क्लास में एग्जाम देंगे, तो भाई साहब वही हैं रासायनिक अभिक्रिया का दर निर्धारण करने वाले, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने वाले हैं। बाकी तो बाकी का सब अपना अपना ज्ञान है बच्चों, चाहे 25 बच्चे चाहे 50 बच्चे बैठ जाएं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में चाहे करोड़ों अणुओं की संख्या भाग ले ले, लेकिन जो वास्तविक रूप से जो क्रिया दर का निर्धारण करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे, वही उसकी कोटि कहलाएगी, जो कि बच्चों सैद्धांतिक नहीं हो सकता, प्रायोगिक होता है। उसे प्रयोगों के आधार पर निकाला जा सकता है। वो भिन्न भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। लेकिन बच्चों अणुसंख्यता तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे कुछ काम करने जाना है तो मान लीजिए 25 लोगों ने की होड़ लग गई, तो 25 लोगों की टोटल जो संख्या है प्यारे बच्चों वो उसकी अणुसंख्यता कहला जाएगी। यानी टोटल जितने लोग काम करने जा रहे हैं उनकी टोटल संख्या अणुसंख्यता हो गई। लेकिन वहां जाने के बाद 10 लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी तो टाल मटोल कर रहे हैं, तो फिर जो काम कर रहे हैं, जो वहां पे काम का है ना बच्चों एक प्रकार से निर्धारण कर रहे हैं, काम को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कोई भी कार्य है उसको वास्तविक रूप से रूप दे रहे हैं, तो उनकी जो संख्या वो कोटि कहला जाएगी, है ना। और जो बच्चों यहां पर घूम रहे हैं, है ना, भले वो साथ में गए हैं, तो वो कोटि नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब समझ में आया ना कि भाई जो काम का स्वरूप बदलेंगे, कोई कार्य करने जा रहे हैं उस पर वो अपना मेहनत करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी उसको हम बोलेंगे कोटि। तो इसे तो कहते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसे प्रयोगों के आधार पर, भाई हमने कहा कि 25 लोगों को हमने भेज दिया, अब वहां सारे के सारे खड़े हैं, जब तक खड़े हैं तो अणुसंख्यता है, और जब वो प्रयोग करने लग गए, उस कार्य को प्रयोग करने लग गए, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये प्रयोग कर रहे हैं, तो इनकी संख्या कोटि कहलाएगी। और उसे कहते हैं बच्चों प्रयोगों के आधार पर। भाई जब तक कोई कार्य नहीं कर रहा है तब तक उसको हम कोटि नहीं कह सकते, तब तक तो अणुओं की संख्या है। ऐसे ही बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अणु परमाणु भाग ले रहे हैं उनकी जो टोटल संख्या अणुसंख्यता है। और बच्चों
जो वास्तविक रूप से अभिक्रिया के दर का निर्धारण करें उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिकारक के अणु या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं बच्चों, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कितना सिंपल तरीके से आपने समझा। ठीक है, चलिए अभी आपका कहानी खत्म नहीं हुआ, इतना मत सोच लेना कि हमने है ना जी जान लगा दिया, खत्म कहानी। देखो बच्चों, इसके कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक अणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसके प्रकार भी है। एक अणुक अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया क्या प्यारे बच्चों, एक अणुक अभिक्रिया। एक अणुक अभिक्रिया में क्या बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या एक होती है बच्चों, उसे हम बोलेंगे एक अणुक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों, यहां पे लिख देता हूं, वे रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक का अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कि अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, एक अणु ठीक बच्चों, ये लो। देखो भाई, भाग लेता है, लिखते समय क्या होता है कि लिखो कहीं और लिख के कहीं और चला जाता है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। बाकी सिंपल है ना बच्चों। जिसमें आप लोग इसका एग्जांपल दे देना, O3 जो है टूट करके बच्चों O2 बना लेता है, प्लस नवजात ऑक्सीजन बनाता है, खत्म कहानी। ये आपका एग्जांपल है। क्या है बच्चों, एग्जांपल, बस खत्म कहानी। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है बच्चों, उसे हम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। द्विअणुक अभिक्रिया किसे बोलेंगे बच्चों, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दो अणु भाग लेंगे, उसे हम द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे। तीन अणुक अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चों, जिसमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेंगे, उसे हम त्रिअणुक अभिक्रिया बोलेंगे। बड़े प्यार से आप लोग थोड़ा सा यहां पे, अब मैं परिभाषा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि आपसे बन जाएगा। द्विअणुक का आप लोग परिभाषा आसानी से बता सकते हैं प्यारे बच्चों। द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, कोई एग्जाम्पल बता दो सर, बस। बाकी परिभाषा तो आप लोग समझदार हो और बहुत सारे बच्चे नोट्स भी लिए, नोट्स में सारा मेंशन रहता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल दो अणु भाग लेते हैं, उसे हम द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे बच्चों। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विअणुक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं लेता हूं H2 प्लस I2, तो ये बनाता है बच्चों 2HI, है ना। जैसे मैंने कहा C प्लस O2, तो ये बनाता है CO2। ये द्विअणुक अभिक्रिया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या दो होती है, वो द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल दो अणु भाग लेते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद मैं यहां पे त्रिअणुक की बात करता हूं कि त्रिअणुक अभिक्रिया आप लोग बताओ। त्रिअणुक अभिक्रिया, प्यारे बच्चों, त्रिअणुक अभिक्रिया में क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणुओं की संख्या 3 होती है, या ऐसी रासायनिक या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल 3 अभिकारक के अणु भाग लेते हैं, वो त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में एक रिएक्शन बताया था, हो सकता है आपको याद हो, नहीं होगा तो भी सही है। या फिर Cl3 है बच्चों, SnCl2 से क्रिया कराते हैं।
तो क्या बनाता है जानते हैं, FeCl2 बनाता है। ठीक है, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका SnCl4 बनाता है। 4 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 8। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों अणुओं की संख्या कितनी है, ये अणुओं की संख्या टोटल 3 है, तो ये आपका त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगा। जिसमें अणुओं की संख्या 2 है बच्चों, वो द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। अब एक एक लाइन का परिभाषा कोई बच्चा ये ना कहे सर हम नहीं लिख पाएंगे। यदि नहीं लिख पाओगे इसका मतलब आप क्रम से नहीं पढ़ रहे हो। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक के केवल 2 अणु भाग लेते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल 3 अणु भाग लेते हैं, वो त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अभिक्रिया की कोटि में चलते हैं। अभिक्रिया की कोटि आपने समझ गया कि सर बहुत सारे अभिकारक के अणु हमने ले लिया, लेकिन जो वास्तविक रूप से अभिक्रिया का निर्धारण करेंगे, जो वास्तविक रूप से अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे, वही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। भले खूब सारे अणुओं की संख्या है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। फर्क इससे पड़ता है कि अभिक्रिया को संपन्न कौन करा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि भाई हम उसको प्रयोगों के आधार पर बता सकते हैं, सैद्धांतिक ऐसे देखकर हम नहीं बता सकते बच्चों। समझ में आया? जैसे आप कह दोगे कि सर देखो बच्चों, मैं थोड़ा समझिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब आपका जो A है प्लस B है, ठीक है बच्चों, ये बना रहा है C प्लस D। ठीक, इसकी संख्या स्मॉल a, इसकी संख्या स्मॉल b, इसकी संख्या स्मॉल c, इसकी संख्या स्मॉल d। इनमें A के अणुओं की संख्या A, B के अणुओं की संख्या B, कैपिटल C के अणुओं की संख्या स्मॉल c। ये आपका अभिकारक के उत्पाद है। तो जो बच्चों अभिक्रिया की दर होती है वो आपको पता है कि समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण पर, और इसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ये जो आपके मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या है, उसको सांद्रता के रूप में, घात के रूप में लिखते हैं। ये अभिक्रिया का दर बताता है। लेकिन इसको हमने केवल अभिक्रिया को देखकर बता दिया। लेकिन जब हम मान के चलते हैं कि भाई साहब यदि अभिक्रिया का निर्धारण करने वाला बच्चों, अभिक्रिया को संपन्न कराना, ठीक है, अभिक्रिया का निर्धारण करना, अभिक्रिया के निर्धारण में, निर्धारण का मतलब होता है बच्चों जो अभिक्रिया को संपन्न कराए। अभिक्रिया के निर्धारण में इसके मोल की संख्या स्मॉल m है और इसके मोल की संख्या स्मॉल n है बच्चों। ठीक है, समझिएगा, इसके मोल की संख्या स्मॉल n, इसके मोल की संख्या, प्रयोगों के आधार पर पाया गया। तब जो हम दर की बात करेंगे ना बच्चों, वो दर हो जाएगा कैपिटल A का पावर स्मॉल m, जो कि स्मॉल m A मात्रा थी, कितनी थी, 10 मोल, 20 मोल, 25 मोल, 30 मोल, कितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अभिक्रिया को संपन्न कर रहा है उसकी संख्या स्मॉल m है, तब बच्चों ये स्मॉल m हो जाएगा और B का पावर स्मॉल n हो जाएगा। समझ में आया कि वास्तविक रूप से अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे, जो वास्तविक रूप से अभिक्रिया को संपन्न कराए, जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया में भाग ले लिया वो आपकी अभिक्रिया की कोटि कहला गया, ऐसा नहीं होता। अभिक्रिया की कोटि तभी कहलाएगा जो वास्तविक रूप से अभिक्रिया का निर्धारण करेगा। शून्य कोटि का मतलब यह होता है कि जब शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चों, शून्य कोटि एक ऐसी अभिक्रिया है, आगे पढ़ोगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपके सिलेबस में है। जब शून्य कोटि का अभिक्रिया कराऊंगा तो शून्य कोटि के लिए व्यंजक और शून्य कोटि का अर्धायुकाल। प्रथम कोटि का एक क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक और फिर बच्चों उसका अर्धायुकाल एक ही साथ कराएंगे। मतलब हम 2 लेक्चर लाएंगे जिसमें आपका एक शून्य कोटि का रहेगा, एक प्रथम कोटि का रहेगा। शून्य कोटि का मतलब यह होता है कि जब सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, उसका सांद्रता 0 हो जाए। जब शून्य कोटि की बात करेंगे बच्चों, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर समझिएगा, जैसे मैं ये बोलता हूं बच्चों कि जो आपका A है वो क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है, उत्पाद। अब जो दर है बच्चों वो A के सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, यानी सांद्रण 0 हो जाए, तो आपका बच्चों शून्य कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, शून्य कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कोटि कहलाएगा। बोले सर बड़े फैक्ट की बात बता दी, सही है। यदि प्यारे बच्चों यही जो दर है उस सांद्रता A⁻1 हो जाए, यानी प्रथम कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि कहलाएगा। यानी जब सांद्रता का घात 0 हो तो आपका शून्य कोटि और 1 हो बच्चों तो प्रथम कोटि कहलाएगा। आया मजा, ट्विस्ट आया कहानी में। अभी और आगे चलेंगे, मजा आएगा, चिंता ना करो। चलो सर, इतना किसी को यदि नोट डाउन करना तो कर सकता है, बेसिक चीजें हैं बच्चों। अब इसको क्लीन करते हैं।
थोड़ा सा हम ऐसी चीजों पर बात करेंगे जो कि काम का बच्चों। शून्य कोटि प्रथम कोटि आप लोगों ने समझ लिया, शून्य कोटि पर और प्रथम कोटि पर हम बढ़िया तरीके से आप लोगों को कराएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें बच्चों। जैसे मैं कहता हूं कि ए आपका बच्चों, ए आपका उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? उत्पाद। तो जो यहां पे दर है बच्चों, वो दर के ए टू द पावर एक, एक का मतलब ये आपका प्रथम कोटि कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? प्रथम कोटि कहलाया। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए ए है प्यारे बच्चों और प्लस बी है, और ये बना रहा उत्पाद। उत्पाद कुछ भी बना सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो दर है बच्चों, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे के, ये बच्चों आपका ए का पावर 1 हो जाएगा और बी का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी बच्चों, वो कोटि कितनी होगी? सांद्रताओं का योग होता है, सांद्रताओं का योग मतलब 1 + 1, इसका मतलब बच्चों 2 हो जाएगी। अपक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसे भी ऐसे हम और ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2a ले लिया बच्चों और प्लस b ले लिया, और ये बना रहा उत्पाद। क्या बना रहा बच्चों? उत्पाद। ठीक है, अब इसमें आप दर को यदि रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे बच्चों? a टू द पावर कितना है? 2 और b टू द पावर 1 है। तो कोटि कितना हो जाएगा बच्चों? अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि यहां पे 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई 2a है प्लस b है प्लस c है। यहां पे देखो बच्चों उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। तो फिर दर कैसे निकालोगे आप लोग? a टू द पावर 2, b टू द पावर 1 और c टू द पावर 1। तो कोटि कितना हो गया बच्चों? 4। कितना हो गया? 4। ठीक, ये आप लोग देख लो, इस तरीके से आपके बुक में लिखा मिल जाता है। फिर आप कहोगे सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, इसलिए मैं यहां पे समझा दिया। अब देखो बच्चों, दर स्थिरांक की इकाई कैसे निकालेंगे, है ना? मजा आएगा, चिंता ना करो भाई, क्लास छोटा नहीं है आज का। जो बीच में छोड़ के चला जाएगा उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा। दर स्थिरांक की इकाई निकालेंगे बच्चों। दर स्थिरांक की इकाई हमको निकालना है। दर स्थिरांक की इकाई निकालना है, हमारा हेडिंग है। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया की दर आप लोग बताओ जरा। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर ये होगा बच्चों के, सांद्रता पर निर्भर करता है, पावर कितना है ये चीज पर डिपेंड करता है। यानी के का हमको इकाई निकालना है, तो इसका मतलब अभिक्रिया की दर और c का पावर n। यानी बच्चों यहां पर दर हो गया और यहां पर c का पावर n, यानी मतलब सांद्रता का पावर n। जहां n क्या है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि है। जहां n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। परेशान नहीं होना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, चलो अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है सर, अभिक्रिया की कोटि है। अच्छा, यदि मैं आपसे थोड़ा सा कह दूं कि जो दर की इकाई कितना है बच्चों, अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर सेकंड। और सांद्रता की इकाई क्या होती है बच्चों? इसकी होती है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर पावर n, पावर n। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये कहां से आता है? अभिक्रिया की दर समय के साथ बोला जाता है ना भाई। अभिक्रिया का दर किसे बोलते हैं? समय के साथ कितना अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया की दर किसे बोलते हैं बच्चों? अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं कि समय के साथ, समयांतराल, यानी समय के साथ, किसके साथ बच्चों? समय के साथ अभिकारक के, अभिकारक के अभिकारक
के सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन, ये आपने पढ़ा है बच्चों, पढ़ा है कि नहीं? ये चीज आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, ठीक है? ये चीज हमने कराया है, चलो इसकी काम अभी नहीं है, ठीक है? थोड़ा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, सांद्रण का इकाई होता है मोल प्रति लीटर और समय का बच्चों सेकंड, इसलिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार और मैं आपको समझा दूंगा भाई, गलत ना होने पाए, समझ में आ जाए। ये जो मैंने कहा बच्चों, रेट जो होता है ये के समानुपाती बच्चों, अभिकारक के सांद्रण में, जैसे मैं आपसे कह दूं कि अभिकारक आपका ए से बी बन रहा है बच्चों, ए से बी बन रहा है, तो फिर आप कहोगे कि डेल्टा ए अपान डेल्टा टी की, ठीक है? माइनस में होता है, और रेट ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस का के डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, ठीक है? अब बच्चों टी मतलब समय, तो ये जो आपका है भाई सांद्रण को बताता है, इस सांद्रण को बताता है। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? समय के साथ किसी अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। तो बच्चों अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, तो सांद्रण का इकाई मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। और समय का बच्चों सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। तो ऐसा भी लिख सकते मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ऐसा लिख दे मोल लीटर, मोल प्रति लीटर सेकेंड। अच्छा सर ये भी हमको समझ में नहीं आया, तो एक काम करो, ऐसा समझ में आएगा ना, अरे बेटा इसको ऐसा लिख लेना, मोल लीटर ऊपर जाएगा बच्चों तो लीटर इनवर्स, ठीक है? सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स, ठीक है सर? और डिवाइड बाय मोल, मोल लीटर इनवर्स। मोल प्रति लीटर को मोल लीटर इनवर्स, इनवर्स का मतलब नीचे से ऊपर ले, प्रति का मतलब नीचे, और नीचे से ऊपर लग गया तो माइनस लग गया। यहां तक आप भाई आप लोगों को समस्या ना जाना चाहिए, समस्या जा रहा है इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया है ना? चलो सर, जब हम बात करते हैं कि शून्य कोटि के लिए बच्चों, शून्य कोटि, शून्य कोटि की इकाई, शून्य कोटि की इकाई, तो n बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 0। तो k बराबर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और नीचे बच्चों मोल लीटर इनवर्स का पावर 0 होगा। n की संख्या ना बच्चों, अब जब 0 कर दिए तो किसी का भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो नीचे 1 है बच्चों, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक चीज यहां पे समझ में आया कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दर की इकाई होती है बच्चों, वही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई होती है, वही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई होती है। अब हम बात करेंगे, जानते हैं किसके लिए बच्चों? अब बात जानते हैं किसके लिए करेंगे? हम बात करेंगे, जानते हैं किसके लिए करेंगे? तो भाई हम द्वितीय कोटि के लिए बात करते हैं बच्चों, प्रथम कोटि के लिए बात करो, प्रथम कोटि की इकाई। n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1। n बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक, तो इस बार हमको n बराबर कितना रखना बच्चों? 1 रखना है। n बराबर कितना रखना है? 1। और जब 1 रखेंगे बच्चों, तो जब ये 1 से 1 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा सेकेंड इनवर्स। सिंपल सा बच्चों, है ना भाई? 1 है ना, मोल भी 1 है, लीटर भी इनवर्स 1 है, इनकी संख्या 1 1 है, तो 1 1 कट गया, बचा सेकेंड इनवर्स। अब क्या करोगे सर? हम द्वितीय कोटि के लिए इकाई करेंगे बच्चों। किसके लिए करेंगे? द्वितीय कोटि। किसके लिए करेंगे? द्वितीय कोटि। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बच्चों द्वितीय कोटि। इसके लिए द्वितीय कोटि के लिए बात करेंगे। द्वितीय कोटि के लिए क्या करेंगे? पर n बराबर कितना रखेंगे बच्चों? n बराबर अपन 2 रखेंगे, ठीक है? n बराबर कितना करेंगे बच्चों? n बराबर 2 करेंगे, है ना? n बराबर
n बराबर 2 करेंगे तो यहां पर 2 रखेंगे। अब इस बार 2 है बच्चों, ध्यान रखिएगा 2 है, यानी समझिएगा आपका मोल ऊपर 1 है, लीटर इनवर्स 1 है, सेकंड इनवर्स की संख्या 1 है, लेकिन नीचे मोल है बच्चों इसकी संख्या 2 है, और बच्चों लीटर इनवर्स इसकी संख्या -2 है। अब देखो जो भी नीचे है वो ऊपर जाता है तो चिन्ह बदलता है। जब चिन्ह बदलेगा, ध्यान रखिएगा, जब चिन्ह बदलेगा तो मोल में 1 में -2 जाएगा बच्चों। देखिएगा ये आपका ऊपर 1 है मोल की संख्या, नीचे से ऊपर जाएगा -2 तो आएगा -1। कितना आएगा बच्चों? -1। कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। देखो बच्चों मोल में से एक मोल ऊपर जाएगा तो ये मोल घट जाएगा, मोल का पावर -1, या एक मोल से एक मोल काट दोनों तो एक मोल बचा, ऊपर गया माइनस हो गया, ये आपका एक कट गया, ऊपर गया तो एक प्लस हो गया, ठीक है। और सेकेंड इनवर्स है बच्चों, ठीक, ये चीज है। मैंने कहा एक मोल से एक मोल काट दो, ठीक है सर। अब एक मोल बचा, ऊपर गया तो मोल इनवर्स, ठीक है। लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स एक काट दो, लेकिन एक नीचे लीटर इनवर्स बचा कि नहीं? माइनस वाला बचा, ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो इस बार प्लस हो गया बच्चों। ये आपका हो गया द्वितीय कोटि के लिए बच्चों। अब तृतीय कोटि के लिए, चतुर्थ कोटि के लिए आप लोगों से बन जाएगा कि नहीं बनेगा, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम इसको क्लीन करने वाले हैं। बोलो सर क्लीन कर दो। चलो भाई क्लीन कर देते हैं अपन, क्लीन चिट। चलो चलो अब बच्चों थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं, जानते हैं किसकी? कि तृतीय कोटि के लिए n बराबर 3 करेंगे। n बराबर प्यारे बच्चों 3 करेंगे, n बराबर 3 करेंगे। n बराबर कितना करेंगे बच्चों? 3 करेंगे। n की संख्या कितनी हो गई? 3। 3 का मतलब ये हुआ बच्चों ऊपर मोल है, ठीक है, लीटर है वो भी इनवर्स में, सेकंड है वो भी इनवर्स में, नीचे 3 है इनकी संख्या, मोल की संख्या 3 है, ठीक है बच्चों, और लीटर इनवर्स की संख्या 3 है। बड़े प्यार से नीचे से ऊपर ले जाओ ना, 1 - 3, 1 में -3 होगा तो -2 बचेगा। यहां पे -1 है बच्चों, नीचे जाकर के ऊपर प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है। लीटर की संख्या 2 हो गई, और सेकेंड में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, सेकेंड में कोई बदलाव नहीं हुआ। लीटर की संख्या 2 है, लीटर की संख्या 2 आ गया ना भाई आंसर, आ गया आंसर। अब मैं यदि चतुर्थ कोटि के लिए बात करता तो चतुर्थ कोटि के लिए यहीं से निकालता हूं बच्चों। अरे भाई चतुर्थ कोटि के लिए जानते कितना बच्चों? ये 2 है ना, तो मोल का पावर -3 हो जाएगा, और लीटर है ना बच्चों, लीटर का पावर 3 हो जाएगा, और सेकेंड का इनवर्स। सेकेंड इनवर्स कहीं भी गोल नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सेकेंड इनवर्स सब में है, कंपलसरी है, सेकेंड इनवर्स सब में है। इसका ट्रिक भी है, लेकिन आपको निकालना सिखा दे तो ट्रिक की जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए अभी आगे हम बात करते हैं। अभी और एक छोटा सा टॉपिक होगा, छद्म कोटि की अपक्रिया। तो थोड़ा क्लास में पहले बताया हूं, लंबा होगा बच्चों। पहले मैंने यहां पे आपको समझा दिया है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, फटाफट आप लोग यहां पर देखेंगे। पहला जो है बच्चों, अभिकारक में अणुओं की वह संख्या जो सांद्रता परिवर्तन की अभिक्रिया का दर का निर्धारण करेगी उसे कोटि बोलेंगे बच्चों। जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे वही कोटि कहलाएगा, और जो अभिक्रिया में भाग लेगा बच्चों उनके अणुओं का योग अणुसंख्यता कहलाएगी। यानी हमने कहा कि 25 लोगों को हमने काम में भेजा तो 25 लोगों की संख्या अणुसंख्यता कहलाएगी, लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। बच्चों मैंने कहा अभिक्रिया की कोटि भाई धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि प्रयोगों के आधार पर निकालते हैं। देखो जरा यहां पे आपका चौथा नंबर जो है प्रयोगों के आधार पर निकालते हैं बच्चों, लेकिन अणुसंख्यता सैद्धांतिक है, देख करके हमने बता दिया कि इसमें अणुओं की संख्या इतनी है, सैद्धांतिक है, ठीक है। अब जब बच्चों प्रयोगों के आधार पर निकालते हैं तो हो सकता है इसका मान शून्य भी हो सकता है भिन्न भी हो सकता है पूर्णांक, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये हमेशा धनात्मक ही रहेगा, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, शून्य नहीं हो सकता है।
अणुओं की संख्या शून्य नहीं हो सकती, कोटि शून्य हो सकता है लेकिन अणुओं की संख्या शून्य नहीं हो सकती। 3 अंतर आपको तैयार करना बच्चों। इसका मान दर नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है, अपक्रिया की कोटि की, है ना बच्चों। और इसका बच्चों यह अपक्रिया की क्रिया विधि पर निर्भर करता है। सबसे धीमी गति से होने वाले पद से हम बताया ना कि दर निर्धारक पद, आपको स्टार्टिंग में ही जो हमने परिभाषा बताई थी, शायद उम्मीद करता हूं देखे होंगी, कि दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, यानी दर निर्धारक वाले पद से ही हम अणुसंख्यता ज्ञात करते हैं बच्चों। जो दर निर्धारक पद होता है उसी के आधार पर हम अणुसंख्यता ज्ञात करते हैं। अपक्रिया की कोटि जब हम प्रयोग करेंगे, है ना बच्चों, जैसे किसी को हमने काम में भेजा है तो काम कितना किया तब हम आकलन कर पाते हैं कि भाई इतने लोगों को भेजा था तो 10 लोग काम किए होंगे, है ना बच्चों। तो ये हम संपूर्ण अपक्रिया पर डिपेंड करेगा, अपक्रिया की कोट निकालना चाहते हैं, क्योंकि कितना काम किया तभी तो आकलन कर पाएंगे। तो ऐसे ही अपक्रिया संपन्न होती है तो संपूर्ण अपक्रिया संपन्न होने के बाद पता चलता है कि कितना अपक्रिया संपन्न हो पाया, उस आधार पर अपक्रिया की कोटि देखते हैं। लेकिन ये बच्चों किसी विशेष पद से लेकर के हम अणुसंख्यता को ज्ञात कर लेते हैं। अपक्रिया हो या ना हो, अणुओं ने इतना भाग लिया, वो अणुसंख्यता है। ठीक बच्चों, अपक्रिया की कोटि अपक्रिया के रासायनिक बलगत की संबंधित होता है बच्चों। रासायनिक बलगत की मतलब रसायन में किस तरीके से हमने फोर्स लगाया, किस तरीके से अपक्रिया संपन्न होती है, किस तरीके से ऊर्जा निकलता है। अणुसंख्यता उसके क्रिया विधि का संकेत देता है बच्चों। चलो, अपक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाती है। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा। ये दर संबंध दर्शाने के लिए बच्चों इस तरीके से होता है, जैसे हमने कहा दर, तो बच्चों आपने कहा k C⁴n, ये चीज है। तो सांद्रता और दर में संबंध दर्शाता है, लेकिन अणुसंख्यता ये संबंध नहीं दर्शाता है। ये चीज आपने भी पढ़ा ना, अभी आपने यही तो पूरा देखा था बच्चों। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। क्या स्क्रीनशॉट ले लो? हाँ, मैं आपको समय देता हूं बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, छद्म कोटि की अपक्रिया, जो कई बार 2 नंबर में पूछा है एमपी बोर्ड में, अदर स्टेट में भी पूछा जाता है बच्चों। तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लें। ये भी आप यदि कोई चीज, यदि कोई बोले भाई इसको प्रयोग करके बताओ, तो प्रयोग क्या करके हम इसको नहीं बता सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जो आपको समझना रहता है। ठीक है, चलो। तो छद्म कोटि की अपक्रिया ऐसी है बच्चों कि लगेगा ऐसा कि भाई साहब यहां पर द्विअणुक अपक्रिया है। देखो जरा, कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती है जिनकी अणुसंख्यता 2 होती है, किंतु जब प्रयोग करते हैं तो देखने के बाद उनकी कोटि 1 नजर आती है। कोटि कैसे बच्चों? 1 नजर आती है। ऐसी अपक्रिया को हम छद्म कोटि अपक्रिया की कहते हैं। मतलब देखने के आधार पर 2 अणु लगेंगे, देखने के आधार पर 2 अणु लगेंगे। जैसे आपका एथिल एसीटेट, एग्जांपल ये एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट मतलब बच्चों एसीटेट CH3COO और एथिल जुड़ा है तो C2H5। इसका हम जल के साथ अपघटन कराते हैं बच्चों, तो जल टूटेगा H+ और OH निगेटिव में। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं ये किस तरीके से टूटेगा बच्चों, CH3COO निगेटिव में, और आपका बच्चों प्लस का C2H5 ये आपका पॉजिटिव में टूटेगा। सिंपल है। तो जो आपका पॉजिटिव है वो निगेटिव के पास आएगा, जो निगेटिव है उस पॉजिटिव के पास आएगा बच्चों। तो इस तरीके से ये बनाता है CH3COOH, St अम्ल बनाएगा बच्चों। और ये C2H5 जो है, C2H5 है जो बच्चों, ये आपका 2 कार्बन है, इसलिए एथिल अल्कोहल बनाता है। अब आपको ये सब इसलिए समझाया ताकि आप लोग थोड़ा सा जानो कि कैसे अपक्रिया संपन्न हो गई है। तो छद्म कोटि की अपक्रिया बस इतना ही है कि कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती है जो देखने को लगता है अणुओं की संख्या 2 है तो द्विअणुक अपक्रिया है, लेकिन वास्तविक रूप से जब कोटि निकालते हैं तो इसका कोटि केवल बच्चों 1 अणुक निकलता है, कि 1 अणुओं पर ही निर्भर करता है। अब ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने का मतलब है नहीं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बच्चों इतना ही आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं है। और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो कॉन्टेक्ट नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूं, 9685 29 91 49। प्यारे बच्चों, बढ़िया नोट्स आपको मिलेगा, मात्र 100 रुपए चार्ज हैं। कांटेक्ट करके नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।